नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपको परेशान करने आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। अब परेशान करने का क्या मीन है भाई? पढ़ाई वढ़ाई तो अक्सर लोगों को यही लगता है कि बर्डन है, परेशानी है, ये सब दिक्कतें। लेकिन हाँ, है बहुत मज़ेदार चीज़। तर्क करने का तरीका, ये सब चीज़ें, एक नॉलेज को ब्रॉड करना बहुत मज़ेदार चीज़ है। कभी ना कभी आपको भी रियलाइज़ हुआ होगा चीज़ों को। जो चीज़ें लोग नहीं जानते हैं वो पढ़ाई के दौरान हम जानते हैं तो कितना अच्छा रियलाइजेशन होता है हमें कि वो भैया ऐसे होता है क्या। है ना। चलिए, तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सिलसिला जो शुरू करने वाले हैं वो फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जो आपका 4th सेमेस्टर में दिया हुआ है बी फार्मा के, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। और मैंने सेट किया क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी फर्स्ट, ये है दिया हुआ है। तो 17 क्वेश्चन मैंने सेट किया है, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 17 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको लगभग जहाँ तक मुझे उम्मीद है 8 या 9 क्वेश्चन पेपर में आ ही जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ उड़ के समय निकाल के जितना हो सका मैं अपने दिमाग का यूज़ किया हूँ सेट करने के लिए क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना भैया। तो ठीक है, यकीन है मुझे पूरा ये रिजल्ट मिलेगा आपको अच्छा खासा, ठीक है ना। इसके बाद ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर हो जाएगा, शॉर्ट्स वीडियो क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर मैंने जो लिखा है 17 का। और उसके बाद आपको एक लॉन्ग के लिए एक क्वेश्चन का वीडियो सेट करके, आंसर सेट करके उसको अपलोड कर देंगे, है ना। तो आप देख लीजिएगा प्रॉपर, ठीक है, जिससे आपका पेपर जो है प्रॉपर अच्छे से हो पाएगा, ठीक है ना। ओके, वैसे आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, बट थोड़ा सा पीसी फार्मा के साथ भी अब जुड़े हैं तो करना तो पड़ेगा है ना। चलिए, तो ठीक है, आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। और चलिए ये देखते हैं वीडियो लेक्चर, तो पूरा देख के जाइएगा भैया, हाँ। और थोड़ा सा पीसी फार्मा को सपोर्ट करते रहिए, ओके। आप लोग डी फार्मेसी वालों को भी मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए मैं अब 2-4 दिन में ही वीडियो लेक्चर बोर्ड पे लिख लिख के स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ाना, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू इतना बकवास सुनने के लिए अपने फार्मासिस्ट चंदन जी का चलिए देखते हैं। तो इसमें 17 क्वेश्चन जो है 2-4 को पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। व्हाट इज़ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। फिर दूसरा है देखिए, थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड सिनरीज में डिफाइन करना है। फिर तीसरा मैंने भी सेट किया है, डिफाइन द टर्म्स, बायोअवेलेबिलिटी, बायोट्रांसफॉर्मेशन को ही मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, जो 10 नंबर में आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में पूछा हुआ था प्रॉपर। और मैंने ये क्वेश्चन सेट भी किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री का, लगभग 50 नंबर से ऊपर क्वेश्चन आए ही थे उसमें, ठीक है। ओके, और टैकीफैलेक्सिस है, इडियोसिंक्रेसी है, क्रॉस टॉलरेंस, नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, पहला क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखिए छोटे छोटे टर्म्स हैं और काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में उसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, सिंपली वी कैन से द काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन मीन्स द रिमूविंग प्रोसेस या फिर एक्सक्रीशन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग फ्रॉम द बॉडी। जो ये काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन है, इसे हम साधारणतः यह कह सकते हैं कि शरीर में जो हम एडमिनिस्ट्रेट किए, प्रसारित किए हैं दवाइयों को किसी भी रूट से, उसका बाहर निकलना, उसी को काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। शरीर में जो भी, चाहे किसी भी रूट से दवाई को दिया गया है, जैसे अब ओरली, चाहे अगर हाथ ऐसे बना देते हैं, हाँ ऐसे होता नहीं है, बस थोड़ा सा समझने के लिए, बॉडी का पोर्शन है कोई भी, तो इंजेक्शन के थ्रू चाहे जैसे भी एडमिनिस्ट्रेट किए हैं, तो उसका बाहर निकलना शरीर से काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन कहलाता है, ठीक है। उसका जो प्रोसेस होता है निकलने का। तो इसमें जो एक टर्म आगे टर्म्स देखिए दिया हुआ है, क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है? इट मीन्स द कंप्लीट रिमूवल ऑफ ड्रग इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड प्लाज्मा। क्लियरेंस का मीन है एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन, एक उपयुक्त समय है जिसके दौरान पूरी तरीके से दवाई जो है हमारे बॉडी के प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से जो है बाहर निकल जाए, उसी को क्लियरेंस कहते हैं। क्लियरेंस इज अ टाइम ड्यूरेशन, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन इन विच कंप्लीट रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। आप जो है तुरंत रिवाइज करके, ऐसे पढ़ करके वीडियो को तुरंत ऐसे रिवाइज कर सकते हैं आंखें बंद करके, या ऐसे ही कि हाँ सर ने यही बोला, यही चीज़ें हैं इसका मतलब,
क्योंकि आप अब फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, समझिए बस बातों को, ठीक है। ओके, इसमें होता क्या है, क्लियरेंस होता कैसे कैसे है, दो तरीके से होता है, फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स और जीरो आर्डर काइनेटिक्स, दो तरीके से होता है। क्लियरेंस का मीन क्या है, पूरी तरीके से ब्लड प्लाज्मा से जो है दवा का बाहर निकलना, उसी को क्लियरेंस कहते हैं। ओके, और इस काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन क्या था, जो है बॉडीज में जो दिया गया ड्रग है वो बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसी को काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन बोलते रहते हैं। और फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स और जीरो आर्डर काइनेटिक्स में क्या अंतर है, या क्या कैसे इसके सहायता से क्लियरेंस हो रहा है, ये देख लेते हैं। द एलिमिनेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन वेयर क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग ये मान लीजिए ब्लड वेजेस बना दिए हैं, ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है, एलिमिनेशन रेट का क्या मीन है, बाहर निकलना दवाई का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा दवाई रहेगा ब्लड में, जैसे 10 mg है मान लो, ठीक, तो 10 mg है तो उतना ही ज़्यादा एलिमिनेशन रेट भी होगा। समझ आ रही बात, अगर 20 mg होगा तो बहुत और ज़्यादा तेज़ी से फिल्ट्रेशन होगा और दवाई जो है बाहर यूरिन से, ऐसे भी ये नहीं कि दवाई से ऐसे शरीर से ऐसे उड़ गया, ऐसे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो फिल्ट्रेशन ये सब चीज़ें प्रोसेस के ही द्वारा होता है, क्लियर है ना। तो 10 mg है अगर, तो जो स्पीड रहेगा वो 10 mg के उपयुक्त रहेगा, उसके उपयुक्त रहेगा। जब 20 mg अगर ड्रग है तो उसके हिसाब से फिर फिल्ट्रेशन होगा, तो क्या होगा, ड्रग कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट करता है, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल है, एलिमिनेशन रेट और वो। तो क्लियरेंस क्या है, प्रॉपर कांस्टेंट है। 10 mg है तो भी प्रॉपर 10, अगर 100 ml में घुला हुआ है 100 ml ब्लड में, तो भी अच्छे से उतना ही टाइम लगेगा क्लियरेंस होने में। और अगर 20 mg दवाई थी तो भी स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेम, तो भी उतना टाइम ड्यूरेशन लगेगा। समझ आ रही बात। तो फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स का मीन है द एलिमिनेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन वेयर क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियरेंस जो है कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट का मतलब नियत, यानी कि चाहे ज़्यादा रहे चाहे दवाई कम रहे, समय उतना ही लगेगा। फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स का ये मीन है, ये इस तरीके से क्लियरेंस करता है। समझ आ रही बात आपको। ओके, जैसे कह सकते हैं कि कोई आसान टॉपिक है तो भी 5 मिनट लग रहा है, ये सर की खासियत है, और कोई कठिन टॉपिक है तो भी 5 मिनट लग रहा है। तो क्या है, समझाने की चीज़ें तो कांस्टेंट है ना भैया, चाहे कठिन हो चाहे हार्ड हो, टाइमिंग कांस्टेंट है, वही बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गई बात आप। जीरो आर्डर काइनेटिक्स क्या है ये देख लीजिए। जीरो आर्डर काइनेटिक्स, इसमें भी क्लियरेंस ही होगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है भैया, फर्स्ट आर्डर से ये अलग क्यों है। द एलिमिनेशन रेट इज कांस्टेंट is not affected by the drug concentration where clearance decrease raise, या रेज लिख सकते हैं यहाँ पे, रेज RAISE, रेज इन ड्रग कंसंट्रेशन। अच्छा देखिए इसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रहेगा, यानी कि दवाई की मात्रा बढ़े या घटे, एलिमिनेशन रेट जो है, अगर जैसे कि यहाँ पे बना देते हैं फिर से ब्लड वेजल्स, इसमें 10 mg ड्रग जो है घुला हुआ है 100 ml में, ठीक है, 100 ml ब्लड में 10 mg दवाई जो है घुला हुआ है ml। ओके, तो ये एलिमिनेशन रेट मान लो इसकी टाइमिंग है ये 5 मिनट में कर रहा है, ठीक है, 5 मिनट। अब अगर यहाँ पे ना भैया 5 मिनट में कर रहा है और 100 ml में 100 ml मान लो कर दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब ड्रग बढ़ेगा, ड्रग की मात्रा अब मान लो यहाँ पे 20 ml हो गया है, अब 20 mg या फिर 50 mg हो गया, इसमें दवाई घुल गया, तो अब ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब वो एक स्पेसिफिक दवाई जो है घुली है, वो जितनी मात्रा उसी हिसाब से वो टाइमिंग के हिसाब से वो कर रहा है, फिल्टर कर रहा है या बाहर निकाल रहा है। लेकिन जब मात्रा बढ़ेगी तो एलिमिनेशन रेट तो अब बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, नियत है। तो क्या होगा, अब टाइमिंग जो है बढ़ेगी भैया, 5 मिनट में हो रहा था वो पता चलेगा 25 मिनट में होगा, भले वो 100 ml में घुला हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर क्लियरेंस डिक्रीज व्हेन रेज इन ड्रग कंसंट्रेशन, तो जो साफ़ होने की दर है, जो दवाई की मात्रा कितने देर में साफ़ हो रही थी, वो अब डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि सफाई कम होगी। समझ पा रही बात, ठीक है ना। फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स में क्या था, जैसे मात्रा बढ़ती थी उसी हिसाब से एलिमिनेशन रेट भी बढ़ता था, तेज़ी से और निकलता था। और इसमें क्या होता था, इसमें क्या है जीरो आर्डर में, इसमें भैया एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, चाहे तुम 1000 mg खा लो चाहे एक डब्बा खा लो, वो होगा ही धीरे धीरे क्लियर। समझ पा रहे बात, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्लियरेंस होगा, लॉन्ग टाइम तक डोज का रिस्पॉन्स रहेगा हमारे शरीर में। तो ये था काइनेटिक्स ऑफ
एलिमिनेशन, उसमें क्लियरेंस है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, आप समझ भी गए होंगे, आपने पढ़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड सिनरिज्म, ये डिफाइन करना है इसको। तो देख लेते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है भैया। देखिए जल्दी जल्दी। द थेराप्यूटिक इंडेक्स और रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग दैट काज द थेराप्यूटिक इफेक्ट टू द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट में काज टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन स्टडी और डेथ इन एनिमल स्टडी। थेराप्यूटिक इंडेक्स को थेराप्यूटिक रेशियो भी बोलते हैं, और ये एक तुलनात्मक रेशियो है। तुलनात्मक रेशियो किसका? अमाउंट ऑफ ड्रग। हम इसमें क्या करते हैं? दवाई का तुलना करते हैं किस हिसाब से भैया? ए ड्रग दैट काज थेराप्यूटिक इफेक्ट टू द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट मे काज टॉक्सिसिटी। दवाई जो है कितनी मात्रा में, अगर यहाँ पे ड्रग है तो ये कितनी मात्रा में थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है टीई, और कितनी मात्रा में टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट। ओके, तो यही तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है थेराप्यूटिक इफेक्ट और टॉक्सिसिटी। तो इसमें होता क्या, टॉक्सिसिटी जो है ह्यूमन में दिखाता है, ह्यूमन स्टडीज़ में, और डेथ कितना % होने के चांसेस है वो एनिमल स्टडीज़ में। आपको अभी प्री क्लिनिकल में जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा, प्री क्लिनिकल भी पूछ देता है। ओके, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स इज अ रेशियो कंपेरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ ए ड्रग दैट काज थेराप्यूटिक इफेक्ट टू अमाउंट ऑफ ड्रग दैट में काज टॉक्सिसिटी। थेराप्यूटिक इफेक्ट कितना दे रहा है और कितनी डोज देने पे दवाई का दे रहा है, यही जो है थेराप्यूटिक इंडेक्स कहलाता है। तो टीआई या फिर टीआर, थेराप्यूटिक इंडेक्स या थेराप्यूटिक रेशियो इक्वल टू TD50 अपॉन ED50, जो थेराप्यूटिक डोज है और इफेक्टिव डोज। थेराप्यूटिक नहीं भैया, ये है टॉक्सिसिटी डोज, या फिर इसी को लेथल डोज भी बोलते हैं। टॉक्सिसिटी मतलब ह्यूमन में जब टॉक्सिसिटी हो रहा है, कुछ नुकसान होने लगे दवाई का, और जब लेथल लिखता है ना, लेथल, तो उसका मीन होता है डेथ, घातक, वो होता है जानवरों के लिए। तो लेथल डोज या फिर टॉक्सिसिटी डोज अपॉन इफेक्टिव डोज 50, ये इसका डिवाइड किया जाता है, और जो रेशियो निकलता है वो TI आता है। ओके, डन, ठीक है भैया। अब आते हैं सिनरिज्म या सिनर्जिज्म बोल सकते हैं आप, जो भी है। ये देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सिन मीन्स टुगेदर एंड इर्गन मीन्स वर्क, यानी साथ जो काम करे। और कोलॉजी में आप ये जानते रहिए, मेनली बात हो रही है घुमा फिरा के दवाई की। फार्माकोलॉजी, फार्माकोन मीन्स ड्रग, और कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग आप पढ़ रहे हैं भैया। ये पूरा सब्जेक्ट ही है स्टडी ऑफ ड्रग। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेकेंड थर्ड अभी बचा हुआ है, जो 5th और 6th में ख़त्म करेंगे आप। ओके जी। तो व्हेन 2 और मोर ड्रग, सिनर्जिज्म का मतलब साथ में जो काम करे। तो 2 और मोर ड्रग कंबाइन टुगेदर एंड रेज या थेराप्यूटिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन या इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिज्म। जब 2 या 2 से अधिक दवाइयों को साथ में दिया जाता है तो वो एक्शन को बढ़ा देते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेराप्यूटिक एक्शन, उसी को हम सिनर्जिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, A+B ड्रग इक्वल टू मोर इफेक्ट। तो वैसे उसका अगर फार्मूलेशन में नाम देखा जाए तो एस्प्रिन प्लस पैरासीटामॉल इक्वल टू एक्ट इफेक्टिवली एज एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक। ओके, अगर हम एस्प्रिन और पैरासीटामॉल देखे भी हैं आप, जनरली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, रूटीन लाइफ में भैया बीमार उमार पड़ते हैं तो दर्द और एंटीपायरेटिक का इफेक्ट ज़्यादा देने लगते हैं। फिर डिफाइन द टर्म्स, अब आ जाता है क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स। तो बायो अवेलेबिलिटी इसमें है, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा। बायो का मतलब है जैविक, और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, जैव उपलब्धता, यानी जीव में उपलब्ध होने की बात हो रही है। तो अगर उपलब्ध होने, अभी हम लोग बात किए थे कोलॉजी में किस चीज़ की बात होती है, घुमा फिरा के ड्रग की, यानी कि जीव में दवा की उपलब्धता। और जीव में जो दवा की उपलब्धता का मेन मतलब है कि उसके ब्लड में। तो देख लीजिए डेफिनेशन क्या है। बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड देन हाउ मच ड्रग क्वांटिटी रिच या एब्जॉर्ब इन ब्लड सर्कुलेशन। बायो अवेलेबिलिटी को हम परिभाषित कर सकते हैं, जब दवाई को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, देन हाउ मच ड्रग क्वांटिटी रिच इन ब्लड सर्कुलेशन। जब दवाई को दिया जाता है, चाहे वो ओरल रूट से दीजिए आप, चाहे फिर रेक्टल रूट से, या फिर इंजेक्शन के थ्रू दीजिए, किसी भी रूट से, तो वो ब्लड में कितना पहुंच रहा है उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। शब्दों से, टर्म से ही क्लियर है, आप चीज़ें बहुत समझिए बस ध्यान से एकदम, है ना। घबराना बिल्कुल नहीं है भैया, घबराएंगे बिल्कुल ना लिख पाएंगे। ये नारा बना लीजिए, है ना।
तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन साइट अदर देन आईवी रूट, आईवी रूट छोड़ के, जो नस में डायरेक्ट लगता है उसको छोड़ के, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे नस होता है जो ये पोर्शन वाले पे हम लोग का, तो नस में जब लगाते हैं तो ब्लड में ही पहुँचने की बात हो रही है। जब आईवी लगता है तो वो तो डायरेक्ट ब्लड में पहुँच जाता है भैया, तो उसको छोड़ के किसी भी और साइट से जब हम दवा को देते हैं टू, तब होता क्या है, हाउ मच ड्रग रीच इन ब्लड सर्कुलेशन, ये पूरा प्रोसेस जो है कहलाता है, क्या कहलाता है, बायो अवेलेबिलिटी। ये चीज़ें देखिए जो मैं लिख रहा हूँ ना, अवेलेबिल ऐसे ये हाईलाइटेड करके अंडरलाइन करके आप पेपर में लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा, बस हाँ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करिएगा। ओके, प्रॉपर समझ आ गई बात आपको बायोअवेलेबिलिटी की। बायोअवेलेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना और एडमिनिस्ट्रेशन साइट से वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना, यही पूरी प्रोसेस बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। इसमें और नीचे थोड़ी सी लिखा हुआ है चीज़ें, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोअवेलेबिलिटी, जो है जो किस रूट से हम दे रहे हैं, किस रास्ते से दे रहे हैं दवाई को, वो जिम्मेदार होता है बायोअवेलेबिलिटी के लिए, कितनी मात्रा में दवाई पहुँचेगी ब्लड में। वी अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डर एज पेरेंट्रल यानी कि नस में लगाना, मसल्स में लगाना, ये सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होता है, ब्लड में तुरंत पहुंच जाता है, ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है। ओरल मुख के द्वारा, उसके बाद लेस देन पेरेंटल ग्रेटर देन ओरल ग्रेटर देन रेक्टल, रेक्टल ग्रेटर देन टॉपिकल। समझ आ गई बात आपको? ओके, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं भैया। अब आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म, ये था आपके क्वेश्चन में अगला चीज़ें, है ना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, आप भली बात जानते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ द केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग बाय द बॉडी। ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है, दवा का उपापचय जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये एक केमिकल अल्ट्रेशन है, दवाइयों का चेंज। दवा केमिकल ही तो होता है, रसायन ही होता है भैया, ठीक है ना। तो उसका चेंजेस रूप है, अल्ट्रेशन चेंज रूप है, मतलब बदलाव होता है शरीर में। दवा का मेटाबॉलिज्म का मीन है कि दवाई का शरीर में बदलाव होना। ओके, देखिए उसी को फिर अगले लाइन में कुछ अगले अलग सेंटेंस में लिखा गया है, द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी इज नोन एज ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायोकेमिकली जैविक रूप से, जैविक जीव में रसायन की सहायता से, जीव में जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं उसके द्वारा मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ बदलाव किया जाए, तो ये जो है द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन, शरीर में जो भी दवाइयों के साथ मॉडिफिकेशन किया जाता है उसी को हम ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ना, जैसे देखते हैं ट्रांजिशन अलर्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, जैसे दिखाता है रील्स में, आप देखे होंगे शॉर्ट्स रील्स सब लोग देखते हैं भैया। उसमें कहना क्या है, दुबला पतला 2017 में लिखते हैं सब, 2017 में पतला बॉडी, 2017 में दिखाएंगे जिम करते हुए पतला बॉडी, एकदम ऐसे मान लो ऐसे पतला बॉडी, और दिखाएंगे 2023 सीधे चौड़ा बॉडी। तो यही तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो वैसे ही सेम ड्रग का भी होता है, ड्रग गया कुछ और शरीर में जाके कुछ और कर दिया गया, उसके साथ जोड़ जाड़ के रिएक्शन करके, क्योंकि शरीर में पूरा ढेर सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं हमारे, है ना, पानी वगैरह। तो एंजाइम थोड़ा सा यहाँ पे ये पूरा मैं नोट्स ही रख दिया हूँ, ये 10 नंबर लायक, तो ये जानते रहिए ये होता कि किस में है, और एंजाइम कैसे क्या काम करते हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 दो प्रोसेस में ये होते हैं जो मेटाबॉलिज्म है, जो कि यहाँ पे आप चार्ट के तौर पे देख पाएंगे। देखिए ड्रग है जो हमने शरीर में लिया है, फेज़ 1 रिएक्शन में होता क्या है, मेटाबोलाइट मिलता है। मेटाबॉलिज्म के बाद जो मेटाबॉलिज्म इज़ अ प्रोसेस, जो एक रिएक्शन वगैरह होता है, तो उसमें जो बचता है ना उसी को मेटाबोलाइट बोलते हैं। समझ आ रही बात? जैसे मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शंस है, तो जो दवाई है मेटाबॉलिज्म हुआ तो उसके बाद मत कुछ बचेगा ना, तो उसी को मेटाबोलाइट बोल देते हैं। मेटाबोलाइट इज़ द अवेलेबल प्रोडक्ट आफ्टर द मेटाबॉलिज्म। ओके, या मेटाबोलाइट इज़ फाउंड आफ्टर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ओके, तो फेज़ 1 में क्या होता है, मेटाबोलाइट मिलता क्या है ना, एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव और इनएक्टिव से मीन है कि एक्टिव का मतलब वो मिलेगा अभी भी वो शरीर में घूम सकता है, शरीर में काम करेगा वो दवाई, और इनएक्टिव का मतलब है कि वो अब किडनी से छन के, यूरिन के रूप में, पसीने के रूप में, लार के रूप में बाहर निकलने के लिए रेडी हो गया है। समझ आई बात? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान होता है, और ये जो ऑक्सीडेशन ये सब चीज़ें हो रहा है प्रोसेस, तो इसमें एंजाइम का रोल होता है। तो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज साइटोक्रोम P
450 ये एंजाइम फेज़ 1 में रोल अदा करते हैं। ओके, अब देखिए फेज़ 1 में होता क्या है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में मेन अंतर यही है कि फेज़ 1 में जो है मेटाबोलाइट जो है एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है, और फेज़ 2 में जब रिएक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है, जो बाहर निकलने के लिए कैपेबल है या फिर उसे निकाला जा सकता है। ओके, और इस फेज़ 2 में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एसाइलेशन होता है, मेथाइलेशन होता है और ग्लूकोरोनाइड होता है। ठीक है, देखिए ये पूरा आप अगर पेपर में पूछते, अगर मेटाबॉलिज्म पूछ दे, ये आप अगर बना देंगे ना, मतलब एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा और खुश होकर 1 नंबर देगा 2 में से। अब आप कहेंगे 1 नंबर देगा खुश होके भी, हाँ भैया कहा करोगे, जांचते हैं सब ऐसे, काफ़ी पता नहीं क्या करते हैं कि कैसे भी लिख लो 2 में से 1 नंबर देंगे। ठीक है, और मेनली जो मेटाबॉलिज्म जो है लीवर में होता है, और बट लंग्स, किडनी, स्किन, इन सब में भी होता ही होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं भैया। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे अगर दिखाया जाए, मैं रिएक्शन की बार बार बात कर रहा था, तो देखिए जैसे दिखाया है फेनोपार्बिटोन, ये ड्रग एपिलेप्सी यानी मिर्गी में दिया जाता है, जो देखो यहाँ पे बाई लीवर के द्वारा लीवर में जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो होता क्या है, इनएक्टिव फॉर्म देखिए चेंज हो जा रहा है, तो मिल क्या रहा है, हाइड्रोक्सी फेनोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन में हाइड्रोक्सी OH ग्रुप जुड़ गया केमिकल रिएक्शन के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो ये मेटाबोलाइट मिल गया। समझ गए बात, ये एग्जाम्पल एक लिख देंगे ना, मज़ा आ जाएगा एकदम पेपर में। ओके, चलिए भैया जितना मेहनत कर रहे हैं ना हम पढ़ाने में, उतना ही मेहनत करके आपको लिखना भी है, छोड़ के नहीं आना है फालतू। अब देखिए अगला टर्म्स क्या है भैया, टेकीफाइलेक्सिस। टेकीफाइलेक्सिस आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो, ठीक है ना। हाँ, बस समझिए, कैसे भी समझिए। टेकीफाइलेक्सिस क्या है भैया, ये होता क्या है, ये टॉलरेंस का ही एक सीधे सीधे बोल सकते हैं टॉपिक है, या उससे मिलता जुलता एक टॉपिक है। इसमें होता क्या है टेकीफाइलेक्सिस में, एन एक्यूट डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रैपिड एंड रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज नोन एज टेकीफाइलेक्सिस। जो कम समय में ही जो टॉलरेंस, सहनशीलता उत्पन्न हो जाए किसी दवाई को बार बार देने पे, उसी को टेकीफाइलेक्सिस कहते हैं। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस में होता क्या है, दवाई को हम देते हैं तो उसमें एक ऐसी अवस्था आती है कि सेचुरेशन से बोल सकते हैं, सेचुरेट हो जाती है बॉडी, और उससे ज़्यादा आपको देनी पड़ती है दवाई। बट टेकीफाइलेक्सिस में क्या है, ये एक्यूट डेवलपमेंट, कम समय में ही दवाई के प्रति टॉलरेंस डेवलप हो जाना, सहनशीलता डेवलप हो जाना। अब वो दोगे तो काम ही नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल है, रिपीटेड डोज ऑफ इफेड्रीन एट शॉर्ट इंटरवल इन ब्रोंकियल अस्थमा ट्रीटमेंट में गिव डिमिनाइज रिस्पॉन्स। अगर हम बार बार जो है इफेड्रीन को कम समय में ही, जैसे एक घंटे में 2 बार 3 बार ऐसे दे रहे हैं, दिन में 10 बार दे दिए अगर इफेड्रीन अस्थमा के पेशेंट को, तो होगा क्या, उसकी जो रिस्पॉन्स होगी वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अब टेकीफाइलेक्सिस उत्पन्न हो गया। समझ पा रहे हैं बात। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया, ऐसे रिस्पॉन्स दिखाया गया है, डोज सेम एज सेम। डोज जो है यहाँ भी उतना ही दिया जा रहा है, मतलब मान लो 10 mg, ठीक, यहाँ भी 10 mg, यहाँ भी 10 mg, बट ये रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है। 10 mg जब पहले दिए तो रिस्पॉन्स जो है इतना ज़्यादा हो रहा है, फिर जो है देख रहे हैं 10 mg यहाँ भी दे रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स घटते जा रहा है। तो ये होता है टेकीफाइलेक्सिस, एक्यूट टाइम ड्यूरेशन में टॉलरेंस डेवलप हो जाना, इसी को हम टेकीफाइलेक्सिस कहते हैं। अगला टर्म्स है, डिफिनीशन डिफाइन करना है, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का भैया मीन है ना सीधे सीधे कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति विशेष में, बहुत रेयर केस में होता है, व्यक्ति विशेष में दवाई के प्रति एकदम विचित्र तरीके के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। विचित्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है दवाई का साइड इफेक्ट तो पहले से पता होता है कि इसका ये साइड इफेक्ट लगभग होने के चांसेस रहते हैं। बट इडियोसिंक्रेसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप गेस ही नहीं कर सकते कि ये हुआ कैसे, है ना। तो देखिए लिखना कैसे है, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है। इडियोसिंक्रेसी इज जेनेटिकल प्रॉब्लम रिएक्शन विच फाउंड रेयरली इन एनी पर्सन ऑफ पॉपुलेशन इन विच नन रिलेशन टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आर सीन। इडियोसिंक्रेसी एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है या होता है जिसमें रिएक्शंस होते हैं, विच फाउंड रेयरली, ये बहुत रेयरली मतलब एकदम गिने चुने लोगों में हो सकता है, 1000 में 1 लोगों को। विच नन रिलेशन टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसका कोई संबंध नहीं होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से, दवाई के साइड इफेक्ट से, ठीक है ना। तो इडियोसिंक्रेसी एक जेनेटिकल प्रॉब्लम रिएक्शन है विच रेयरली फाउंड इन एनी पर्सन या पॉपुलेशंस इन विच नन
रिलेशन टू द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और सीन। ओके, हाँ, जैसे एग्जांपल में है कैरिसोप्रोडोल ओपियाइड एनाल्जेसिक। कैरिसोप्रोडोल ये एक दवाई है जो ओपियाइड एनाल्जेसिक आप पढ़े हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जो सीवियर पेन को, ज़्यादा दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है, नशीली दवाई होती है। गिव इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन सच एज टेम्पोररी विजन लॉस। इसके वजह से किसी व्यक्ति में टेम्पोररी विजन लॉस हो सकता है, मतलब कुछ ही देर के लिए, लेकिन उसकी दृष्टि जा सकती है। अब कुछ ही देर के लिए बोलेंगे क्या दिक्कत है, अरे बहुत दिक्कत है भैया, कुछ ही देर के लिए अभी बाइक चला रहा है उसका पता चला इसे विजन लॉस हो गया, धाड़ से लड़ गया, ट्रक से ख़त्म हुआ, क्या मतलब है। तो ये बड़ा खतरनाक होता है इडियोसिंक्रेसी। होता नहीं है वैसे जल्दी किसी में, लेकिन किसी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। किसी भी दवाई के प्रति अनवांटेड, एकदम रेयरली किसी व्यक्ति में ऐसे ही कुछ भी रिएक्शन दिखने लगे, उसी को हम इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। ये लाइन्स आप एक बार मैं जो पढ़ दे रहा हूँ आप देख लीजिए, और मैं इर्द गिर्द उसी के लाइन के इर्द गिर्द जो है हिंदी में भी बोल रहा हूँ, तो आप समझिए, बस माइंडसेट करिए, क्लियर करिए, ठीक है ना, कि क्या है इसका मीन। ओके, अब आता है क्रॉस टॉलरेंस। ये एक टर्म्स है, क्रॉस टॉलरेंस है, फिर नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस, 3 टर्म्स है। ये टॉलरेंस के टाइप हैं। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस एक ऐसी अवस्था है जब दवाई हम देते हैं तो खाते खाते सेचुरेशन आ जाता है या फिर टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, देन रिक्वायर्ड मोर ड्रग टू इंडिविजुअल, तब जो है इंडिविजुअल व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में दवाई देनी पड़ती है। क्रॉस टॉलरेंस क्या है, उसी का टाइप है, देख लेते हैं। क्रॉस का मतलब होता है ना कि ऐसे क्रॉस कर दिया एक से दूसरे में, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ऐसे क्रॉस का मीन है, तो यहाँ पे भी वही मतलब है। टॉलरेंस तो वही है बात, दवाई के टॉलरेंस हो जाना, लेकिन क्रॉस टर्म जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ फेनोमेनन दैट अकर्स व्हेन पेशेंट और इंडिविजुअल यूज एनी ड्रग विच काज टॉलरेंस फॉर अनदर ड्रग इज कॉल्ड क्रॉस टॉलरेंस। ये एक घटना है जिसमें पेशेंट जो है, या पेशेंट या इंडिविजुअल, वो कोई भी दवाई यूज़ करता है ना, तो उस दवाई की वजह से दूसरे दवाई के लिए टॉलरेंस उत्पन्न हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात? जैसे मैं पढ़ाऊँ कुछ और चीज़ें, मैं पढ़ा रहा हूँ कोलॉजी, और आपको इसी से मेडिसिनल से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ये, लेकिन आपको याद हो मेडिसिनल, तो ये कहीं ना कहीं टॉलरेंस ही है ना, कि आपको कोलॉजी ना याद हो के वो याद हो रहा है, मतलब इसका इफेक्ट ना दिख के इसका इफेक्ट ना देख के वो देने लग रहा है, उसका इफेक्ट उसका उल्टा पुल्टा। समझ आ रही बात आपको? थोड़ी बात को रिलेट करिए, चाहे ऐसे बता सकते हैं कि कोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसके पढ़ने की वजह से आपको मेडिसिनल के जो कंसेप्ट हैं वो और ज़्यादा उलझे हुए लगने लगे। तो यही दिक्कत क्रॉस टॉलरेंस के साथ होती है। एक ऐसी घटना है जब पेशेंट को दवाई दी जाती है तो वो कोई दवाई खाता रहता है, तो उस दवाई को न टॉलरेंस होके दूसरी दवाई का हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन, जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति अल्कोहल शराब का सेवन करता है तो टॉलरेंस डेवलप हो जाता है बेंजोडायज़ेपिन बार्बिचुरेट के प्रति। बेंजोडायज़ेपिन एक ड्रग है और बार्बिचुरेट एक ड्रग है, आप पढ़े थे। ये नींद वाली दवाइयाँ, एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं, ब्रेन वगैरह को डिप्रेस करती हैं। तो अगर लंबे समय तक कोई शराब पी रहा है तो ये नहीं होगा कि शरीर में शराब का असर ख़त्म हो जाए या लगे शरीर को कि यह शराब नहीं पीना चाहिए, बेकार है, सब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बेंजोडायज़ेपिन और बार्बिचुरेट के प्रति टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेंगे, सब शरीर में कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा। समझ पा रहे हैं क्रॉस टॉलरेंस का मतलब? एक दवा खाने की वजह से दूसरी दवाई का टॉलरेंस डेवलप हो जाए, उसी को क्रॉस टॉलरेंस कहते हैं। अब देख लेते हैं अगला टॉलरेंस क्या है। अगला टाइप टॉलरेंस का नेचुरल टॉलरेंस है और एक्वायर्ड टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंस में क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टॉलरेंस, ये एक प्रकार का टॉलरेंस है, सहनशीलता है, ठीक है। इन दिस टाइप टॉलरेंस अकर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप। इसमें होता क्या है, नेचुरली जो है शरीर में ही जेनेटिक अनुवांशिकी की वजह से टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। यानी कि शरीर में ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप दवाई दिए बार बार तो हुआ, वो अपने आप एक भी बार खाए दवाई तो भी वो काम ही नहीं करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में डोज देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात? 10 mg है तो 20 mg देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरली यानी जेनेटिकली जो उसके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो चुका है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टॉलरेंस। इन दिस टाइप टॉलरेंस अकर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप। ओके, नेचुरली यानी कि उसके बॉडी ने ऐसे ही टॉलरेंस डेवलप कर लिया है, जाओ मैंने कर लिया तो कर लिया, मैं नहीं सुनता किसी की बात है ना। जैसे कि एग्जांपल है, रैबिट्स आर टॉलरेटेड टू एट्रोपिन। रैबिट को, खरगोश को क्या होता है, कभी कभी सहनशीलता डेवलप हो जाता है एट्रोपिन के प्रति। ओके, हाँ। अगला टॉपिक क्या है?
अगला पॉइंट, एक्वायर्ड टॉलरेंस। एक्वायर्ड टॉलरेंस से क्या मतलब है? एक्वायर्ड का मतलब होता है उत्सर्जित करना, ऐसा मीन है। तो टॉलरेंस है ही, इट इज़ अ टाइप ऑफ टॉलरेंस, एक प्रकार का टॉलरेंस है। एक्वायर्ड टॉलरेंस occurs by repeated use of a drug in an individual who was initially responsive। इसमें क्या होता है कि लगातार दवाई को हम दे रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल में व्यक्ति में शुरुआती दौर में रिस्पांस दिखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एग्जांपल क्या है? टॉलरेंस डेवलप टू बार्बिचुरेट ओपियाइड, जैसे कि बार्बिचुरेट और ओपियाइड का, इन सबों का टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। बार्बिचुरेट जो है नींद की दवाई, इससे संबंधित आती है, तो ये जो है धीरे धीरे क्या होता है, काम करना बंद कर देगा। तो भैया आपने इस पढ़ लिया तीसरा क्वेश्चन, जिसमें ढेर सारे टर्म्स मैंने लिखा था, बायोअवेलेबिलिटी, बायोट्रांसफॉर्मेशन, टैकीफाइलेक्सिस, इडियोसिंक्रेसी, क्रॉस टॉलरेंस, नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। ये किसी किसी चीज़ में अंतर करने को भी बोल देगा, कंपेयर करने को, डिफाइन करने को, तो आप कन्फर्म रहिएगा। जो ये चीज़ें हैं बस यही लिख दीजिए, डिफिनीसन लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, डिफिनीसन एग्जाम्पल, काम खत्म। ऐसे आप चार्ट बना के लिख दीजिएगा। ओके। चौथा क्वेश्चन क्या है भैया? एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन में डिफरेंस बताना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस टर्म्स समझना है। एंजाइम आप समझते हैं, एंजाइम एक बायोमॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करता है। ओके, तो बढ़ाने का काम करता है, उसको बूस्ट करता है, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनहिबिशन और इंडक्शन में अंतर क्या है? इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना, तो उसी के उल्टा जस्ट है ये, तो रोकने वाला यानी कि बढ़ाने वाला। तो एंजाइम इंडक्शन एक ऐसी, देखिए यहाँ पे लिखा है एन एंजाइम, घुमा फिरा के किसकी बात होगी कोलॉजी में? ड्रग की, है ना। तो देखिए, एन एंजाइम इंड्यूसर इज अ टाइप ऑफ ड्रग विच बाइंड टू एन एंजाइम एंड इंक्रीज इट्स एक्टिविटी एक्शन। एंजाइम इंड्यूसर जो है एक प्रकार का दवाई होता है जो कि एंजाइम से जुड़ता है और उसके कार्य को बढ़ा देता है। इंडक्शन या फिर इंड्यूसर, बात वही है। एक ऐसी दवाइयाँ या एजेंट जो एंजाइम से जुड़ के उसके कार्य को बढ़ा दे, जैसे कि एग्जांपल है इथेनॉल, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो है ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, टीबी की कैटेगरी का ड्रग है। और इथेनॉल तो आप जानते ही हैं क्या है, मैं कमेंट में बताएंगे, आप ज़रूर बताना इसको इथेनॉल क्या है। ओके, इथेनॉल इज़ अल्कोहल, जिसे पिया जाता है, उसी को पिया जाता है, इथेनॉल को ही। एंजाइम इनहिबिशन, एन एंजाइम इनहिबिटर इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग विच बाइंड टू, देखिए सेम लाइनें हैं, बस इनहिबिटर्स इंड्यूसर के जगह पे, और ये एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि एंजाइम से जुड़ के और उसके कार्य को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, वही हो गया एंजाइम इनहिबिटर। तो ये अंतर है इसमें, इंड्यूसर जो है बढ़ाता है एंजाइम से जुड़ के, और इनहिबिटर जो है क्या घटाता है एंजाइम से जुड़ के। और एग्जांपल क्या है? हेपेटिक माइक्रोजोमल एंजाइम इनहिबिट बाय इरिथ्रोमाइसिन और सिमेटिडीन एक्सेट्रा। इरिथ्रोमाइसिन और सिमेटिडीन ये दवाइयाँ हैं जो कि इरिथ्रोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और सिमेटिडीन जो है ये रेनिटिडीन के ही कैटेगरी का है जो H2 ब्लॉकर है, हिस्टामिनिक ब्लॉकर है, हिस्टामिन HCl वगैरह को सिक्रेट नहीं होने देता है। तो ये हेपेटिक माइक्रोजोमल एंजाइम को देखिए रोक देता है। हेपेटिक यानी कि लीवर के जो एंजाइम, लीवर से एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं उनको रोकने का काम कर देता है। पाँचवां क्वेश्चन क्या होने वाला है? पाँचवां है कंपेयर ड्रग एडिक्शन एंड हैबिचुएशन। ओके, हाँ भैया, तो देखिए ड्रग एडिक्शन और हैबिचुएशन में क्या अंतर? एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना, और हैबिचुएशन का मतलब होता है हैबिट हो जाना। हैबिट मतलब आदत पड़ जाना। लत लगना और आदत पड़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। देखिए क्या है, अब इसमें कंपेयर किया गया है। ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग टू ऑब्टेन इट बाय एनी कास्ट। एक बहुत ही तीव्र इच्छा, मजबूत इच्छा जो कि लगातार दवाई लेने को प्राप्त करने के लिए जगे शरीर में, या किसी इंसान को हो किसी भी कीमत पे, इट बाई एनी कास्ट, उसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं। एक तीव्र इच्छा जो है लगातार दवाई लेने की जगे या फिर हो, इच्छा हो किसी भी कीमत पे, तो उसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं। और हैबिचुएशन क्या है? ए माइल्ड डिज़ायर, एक हल्की फुल्की इच्छा हो, मतलब ठीक है मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता यार, मज़ा आ जाता, है ना। ए माइल्ड डिज़ायर टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग फॉर द सेंस वेल, ठीक है, ये दो टाइम हो गया था। एक हल्की फुल्की इच्छा जो लगातार दवाई लेने की जगह और अच्छा फील करवाए, उसे हैबिचुएशन कहते हैं। और अगला पॉइंट क्या लिखा गया अंतर इसमें? हार्मफुल इफेक्ट ऑन पर्सन एंड सोसाइटी। ड्रग एडिक्शन का जो है नुकसान है व्यक्ति के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी।
और ये क्या हैबिचुएशन, क्या हैवी हार्मफुल इफेक्ट मेनली इंडिविजुअल्स ओनली, बस व्यक्ति पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है हैबिचुएशन का, है ना। सोसाइटी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि वो मिले चाहे ना मिले बहुत हल्की सी उसको इच्छा होती है। एग्जाम्पल क्या है देखिए, मॉर्फिन, कोकेन, हीरोइन, ओपियाइड, पेन किलर, एल्कोहल एक्सेट्रा, ये सब नशीली चीज़ें जिसकी आदत पड़ जाए, ये सब एग्जाम्पल हैं। और इसमें क्या है ड्रग हैबिचुएशन में, टी, कॉफ़ी, टोबैको, सिगरेट, ये सब चीज़ें हैं इसमें ड्रग हैबिचुएशन में। ओके, और क्या लिखा है अगले पॉइंट में, इफ़ ड्रग इज़ अनअवेलेबल देन सीवियर सिम्टम्स आर सीन। ड्रग एडिक्शन में क्या है कि ये सब चीज़ें अगर उसे ना मिली ना उसके शरीर को, तो लत तो लगी चुकी है उसके सेल्स को, उसके बॉडी को पूरे काम करने में उसकी भी सहायता चाहिए ही चाहिए। तो बहुत खतरनाक तरीके के लक्षण दिखने लगे, जैसे नींद आएगा, उसको चक्कर आने लगेगा, उल्टी होगा, ये सब चीज़ें उसे दिखने लगेगा। और इसमें माइल्ड सिम्टम्स आर सीन, थोड़ी सी उसका जो है माइंड अपसेट रहेगा, मतलब अपसेट रहेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा, बस यही थोड़ा बहुत। और इसमें क्या है चक्कर आना, ये सब उल्टी करना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो ये ड्रग एडिक्शन और ड्रग हैबिचुएशन में अंतर है। ड्रग एडिक्शन का मतलब ये दवाई का लत लग जाना, और हैबिचुएशन मतलब आदत होना। ठीक है, मिल जाता तो मज़ा आ जाता भाई, है ना। तो ये चीज़ें। छठा क्वेश्चन क्या है भैया, डिफाइन द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, खुराक, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, और इसमें संबंध, दवाई और उसकी प्रतिक्रिया में क्या संबंध है ना। DRR देखिए क्या है, द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आर ड्रग रिस्पॉन्स कर्व जो है, या ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बोलिए या फिर ड्रग रिस्पॉन्स कर्व बोलिए, इज डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ अल्ट्रेशन इन डिजायर्ड रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज टू डोज। ये जो है एक बदलाव है, अल्ट्रेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज भी आप लिख सकते हैं, चेंज इन डिजायर्ड रिस्पॉन्स। हम जो है दवाई को देके, दवाई उसकी जितना हमको रिस्पॉन्स चाहिए उस हिसाब से हम दवाई देंगे। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा थोड़ी थोड़ी बुखार है, ठीक है एक टाइम खा लेना दिन में दवाई, ठीक हो जाओगे। कमी है ना, आधा गोली खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 500 mg खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना डोज देंगे उस हिसाब से हम रिस्पॉन्स की इच्छा रखते हैं, समझ आ रही बात। तो यही डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ अल्ट्रेशन इन डिज़ायर या चेंज इन डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज टू डोज, जैसा हम इच्छा रखते हैं उस हिसाब से हम डोज देंगे, या फिर जैसा डोज देंगे उस हिसाब से हम रिस्पॉन्स पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कर्व बनाया गया है, देखिए ये, ठीक है ना। आप 90 डिग्री पे से लाइनिंग खींच लेंगे और एक तरफ रिस्पॉन्स दिखा दे रहे हैं और एक तरफ डोज दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी डोज, ये सॉरी यहाँ पे भी ऐसे इंडिकेट कर देंगे हम डोज को, है ना, ठीक है। जैसे कि डोज दे रहे हैं, जब इस पॉइंट से हम दे रहे हैं इतना डोज, मतलब मान लो यहाँ पे 10 mg दे रहे हैं, ठीक है, 10 mg किसी भी डोज चीज़ का है, 10 mg दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्स हमें इतना मिल रहा है ना। यानी कि कम डोज पे कम रिस्पॉन्स, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम डोज पे मिनिमम इफेक्ट मिल रहा है। ओके, और जब इसी को बढ़ा रहे हैं आगे, देखिए यहाँ पे दे रहे हैं, तो मैक्सिमम डोज पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसको लिखा भी है मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो समझ आई बात, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, यानी कि जैसा खुराक देंगे वैसा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट्स क्लियर। ओके, तो आप ऐसे इसको अगर सेंटेंस ऐसे लिखना है तो एज वी डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स या एक्टिविटी देन वी एज इट गिव डोज, ओके, फॉर द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। ये चीज़ें आप ऐसे प्रॉपरली थोड़ा सा लाइन सेंटेंस आप अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो लिखा है हमने बुक से, चाहे अपने सेंटेंस बना के, चाहे मोबाइल वगैरह का सपोर्ट लेके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप प्रॉपर यही चीज़ें लिखिए, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस समझिए बातों को, है ना। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन क्या है, अब बोलेंगे छठे के बाद 8वां कैसे आ गया भैया, मैंने थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी, मैं 5वां लाई फिर 7वें नंबर पे भी क्वेश्चन लिख दिया था, एडिक्शन और हैबिचुएशन वाला, तो ये छोड़िए 8वां आ गया डायरेक्ट। कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसको सिनरिज्म जो लिखे थे ना हम, कि सिनरिज्म में क्या होता था, 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ साथ देते थे तो दवाई का इफेक्ट बढ़ जाता था, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब 2 दवाइयों को साथ देंगे तो क्या होगा, तो दवाई अक्सर साथ वही दी जाती है जिसका डोज साथ में ठीक ठाक देने पे काम करे, यानी कि वो इफ़ेक्ट को बढ़ाए,
जो हमें चाहिए उसको ठीक करे। तो इट आल्सो कॉल्ड सिनरिज्म, बोल सकते हैं सिनरिज्म भी, बिकॉज दिस टॉपिक आल्सो मीन व्हेन टू और मोर ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड टुगेदर देन इट इंक्रीज थेराप्यूटिक इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। क्योंकि ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक में भी या इसका मतलब भी यही होता है, जब 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ देते हैं साथ में तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देती हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी दवाई के इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देती हैं शरीर में, या फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज़्यादा देती हैं। तो यही प्रक्रिया जो है कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग कहलाता है। जैसे कि A+B ड्रग इक्वल टू मोर इफेक्टिव, एस्प्रिन प्लस पैरासीटामॉल इक्वल टू मोर इफेक्टिव एज एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक। ओके, ये मैंने सिनरिज्म की तरह समझाया ही था। ठीक, अब आते हैं भैया 9वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, ड्रग इंटरेक्शन समझाना है आपको। 9वां क्वेश्चन है ड्रग इंटरेक्शन और ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड AE एडवर्स इवेंट। ये 3 चीज़ों को आपको बताना है कि ये क्या होते हैं। व्हाट इज़ ड्रग इंटरेक्शन। देखिए पहला चीज़, तीनों इसी पेज पे है। ओके, देख लेते हैं हम। बस भैया आपका बच्चा है 3 पेज इसके बाद, ठीक है ना। तो मुश्किल से और 10-15 मिनट लगेगा, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, आप ही के लिए है, ठीक है ना। और इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं बता रहा हूँ आपको 17 क्वेश्चन मैंने दिया है, तो 17 में से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा 2-2 नंबर में। ओके, डन। देखिए ड्रग इंटरेक्शन क्या है भैया। ड्रग का मतलब तो दवाई जानते हैं, दवाई, अच्छा ड्रग तो जानते हैं ना आप, ड्रग किसे कहते हैं अगर कोई पूछे तो। ड्रग इज़ अ केमिकल और सबस्टांस, ये एक ऐसे रसायन या पदार्थ हैं जो कि हमारे बॉडी को, फिजियोलॉजी को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे अब बोल रहे हैं बॉडी की फिजियोलॉजी से क्या मतलब है, शरीर के कार्य क्या, क्यों नहीं। आप जो है सुस्त फील कर रहे थे, आपको कोई ऐसे दिया गया मल्टीविटामिन और एनर्जी ड्रिंक वगैरह, आपकी शरीर चेंज हो गई, शरीर की फंक्शन, है ना। तो यही तो है ड्रग। या फिर ट्रीटेबल कैपेसिटी हो जिसके केमिकल्स में, उसी को हम ड्रग कह देते हैं। देखिए क्या है, ड्रग इंटरेक्शन इज द अल्ट्रेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग और फूड। ड्रग इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन का मतलब सीधे आप समझिए ड्रग रिएक्शन, ये रिएक्शन का ही मतलब है। ड्रग जो है इंटरेक्शन, ये होता क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये होता क्या है, जब दवाई में रिएक्शंस होते हैं जैसे अलग अलग चीज़ों के साथ, तो दवाई का इफेक्ट जो है चेंज हो जाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज हो जाता है शरीर के लिए। प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग और फूड, या फिर कोई दवाई की वजह से चेंज हो जाता है, या फिर भोजन के वजह से। बोलते हैं ना जैसे कि दवाई खाइएगा तो अचार मत खाइएगा, बोलते हैं, सुने होंगे आप। क्यों मना करते हैं, क्योंकि आपको पता है पेट में हमारे HCl सिक्रीट होता है, जिसका pH 2.3 या 2.5 से 3.5 तक माना जाता है। वो कम ज़्यादा होता रहता है उसका pH। तो अगर और हम अचार खाएंगे तो pH बढ़ेगा ना, तो दवाई काम करेगी नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि दवा के साथ ये चीज़ें परहेज करिए, ऐसे चीज़ें। तो देखिए यही मतलब है ड्रग इंटरेक्शन का। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। दवाई की बात कर रहे हैं तो दवा की बात करेंगे, है ना। दवाई की किसी और दवाई की प्रेजेंस की वजह से किसी जो हम दवाई खा रहे हैं उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज हो जाए, उसका कार्य जो है बदल जाए, उसी को हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे कि इसके टाइप्स हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग हर्ब इंटरेक्शन, ड्रग पोल्यूटेंट इंटरेक्शन, ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन। अब ड्रग फूड का क्या मीन है, 1-2 बता दूँ रहा। व्हेन ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इट्स रिएक्शंस या इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन आर चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ फूड इज नोन एज ड्रग फूड इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो यही मतलब है ड्रग इंटरेक्शन। व्हेन ए ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड देन इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन आर चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग इज नोन एज ड्रग इंटरेक्शन। बात खत्म। किसी भी चीज़ की वजह से ड्रग का जब मेन जो कार्य है उसमें बदलाव आ जा रहा है तो उसी को ड्रग इंटरेक्शन बोल दे रहे हैं। ओके, डन। अगला टॉपिक क्या है, अगला टर्म्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिसे ADR भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज हार्मफुल और अनप्लीजेंट रिएक्शन काज्ड बाय टेकिंग मेडिकेशन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जब दवाई को लिया जाता है टेकिंग मेडिकेशन, तो उसकी वजह से कोई हार्मफुल इफेक्ट या फिर अनप्लीजेंट रिएक्शन, मतलब नुकसानदायक या फिर आनंददायक रिएक्शन शरीर में होने लगे, उसी को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। ओके, प्रतिकूल दवाई का प्रतिक्रिया या रिएक्शंस जो भी बोलते हैं, रसायन,
ये चीज़ें हैं ना, हिंदी छोड़िए आप बस मीन समझिए। ओके ठीक है ना। काज क्या है, ड्रग इंटरेक्शन, दवाई का दवाई के साथ इंटरेक्शन हो जाना, दवाई को साथ में देने पे उन दोनों में कुछ रिएक्शन हो जाए और दोनों का केमिकल ग्रुप वगैरह चेंज हो जाए और उसके वजह से फालतू उल्टी पल्टी ये सब चीज़ें मतलब साइड इफेक्ट दिखने लगे। तो कंबाइंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जब साथ में दवाइयाँ दी जाती हैं तो भी हो सकता है। हिपैटिक फंक्शन डिस्टर्ब, लीवर का फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो तो भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन समझ आया ना, जब दवाई को दिया जाए और उसके वजह से हार्मफुल इफेक्ट या फिर अनप्लीजेंट इफेक्ट हमारे शरीर में दिखने लगे तो उसी को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। टाइप्स क्या हो सकता है उसके, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी दवाई खाते ही बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, जैसे खाएंगे तुरंत एलर्जी, जैसे चकत्ते चकत्ते पड़ जाए, ये सब चीज़ें, सांस फूलने लगे, उल्टी होने लगे, पेट दर्द करने लगे, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी हो गया। कार्सिनोजेनिसिटी क्या है, उस व्यक्ति को कैंसर होने लगे, कैंसर के इफेक्ट दिखने लगे दवाई खाने से तो दिक्कत है। उसके बाद इडियोसिंक्रेसी अभी समझाया था, ये जेनेटिक रिएक्शंस होते हैं, किसी भी बहुत रेयरली केस में लोगों को होने लगता है, जैसा चाहिए वैसा ना इफेक्ट दे के दवाई दूसरा इफेक्ट देने लगेगा। जैसे कि हम लोग लिखे थे टेम्प्रोरी विजन लॉस हो रहा था दवाई की वजह से। फोटो सेंसिटिविटी, दवाई खाने की वजह से और लाइट में आने पे, फोटो मतलब यही लाइट से मतलब है भैया, प्रकाश से, उसमें आने पे चकत्ते पड़ जाना, शरीर काला पड़ जाना, खुजली होने लगना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, ऐसे कुछ दिक्कतें होने लगे तो ये भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। टेरेटोजेनिसिटी, इसमें क्या होता है, इसमें गर्भ जो है, गर्भ में दिक्कत होने लगा दवाई खाने से तो महिला के गर्भ में, तो वो दिक्कत है। म्यूटेजेनिसिटी, म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन यानी कि सडन चेंज इन जीन स्ट्रक्चर या फिर डीएनए स्ट्रक्चर, है ना। साइटोटॉक्सिसिटी यानी कि सेल्स को टॉक्सिसिटी होने लगे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई दवाई लगाया उसके वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखने लगे मुझे, यहाँ पे तुरंत काला पड़ जाए, एकदम जल जाए, ब्लड आने लगे, तो वो साइटोटॉक्सिसिटी हो गया, सेल में टॉक्सिसिटी काज कर, है ना। ओके, 1 मिनट भैया। हाँ, मुंह दर्द करने लगता है भाई लगातार बोलते बोलते, खैर कोई ना, अब काम तो मैंने ही ये स्टार्ट किया है, ये मेरी इच्छा है, मैं अपना चैनल पढ़ाऊँ, मतलब ऐसी चीज़ें तो भाई करना तो पड़ेगा ना। और आपने भी फार्मा चुना है, आप कर रहे हैं तो आपकी ये करना ही है कि आपको पास होना है और जानकारी लेनी है अच्छे से इन चीज़ों के बारे में। तो एडवर्स ड्रग इवेंट्स अगला टॉपिक है। एडवर्स इवेंट्स है, एडवर्स ड्रग नहीं है, वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन था, ये एडवर्स इवेंट है। इसमें क्या होता है, इवेंट्स का मतलब होता है ना घटना, एक तरीके से घटना, और एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। अनुकूल होता है जो हमारे अनुकूल है, मतलब हमारे लिए ठीक है, हम जो चाहते थे वही, और प्रतिकूल मतलब जो हम नहीं चाहते वो हो रहा है, एडवर्स इवेंट्स। तो एन एडवर्स इवेंट इज़ अ हार्मफुल एंड नेगेटिव आउटकम दैट हैपेंस व्हेन अ पेशेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद या टू मेडिकल केयर। जब किसी पेशेंट को ना मेडिकल केयर यानी कि चिकित्सक ध्यान दिया जा रहा है, उसे दवाई खिलाया जा रहा है, सुई लगाया जा रहा है, उसको रखा जा रहा है आईसीयू में, ये सब ऑक्सीजन लगाया जाए, ये सब दिक्कत किया जाए, तो उसको दुष्प्रभाव होने लगे, नुकसान होने लगे, उसी को एडवर्स इवेंट बोलते हैं। एडवर्स इवेंट इज़ अ हार्मफुल एंड नेगेटिव आउटकम दैट हैपन व्हेन अ पेशेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड मेडिकल केयर। जब व्यक्ति को मेडिकल केयर यानी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें सहायता की जा रही है, उसे दी जा रही है, तो उसे दिक्कत होने लगे, उसी को एडवर्स इवेंट्स बोलते हैं। समझ आ रही बात, सीधे सिंपल लिख लीजिएगा, एडवर्स इवेंट्स इज अ फेनोमेनन। फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, एक ऐसी घटना है व्हेन ए इंडिविजुअल ट्रीटेड बाय हॉस्पिटल केयर्स या मेडिकल केयर या give to medical care, then adverse effects or harmful effects are seen is known as adverse events like medical treatment, surgery etc. उसको सर्जरी किया जा रहा है ठीक करने के लिए और पता चले उसके शरीर में दिक्कतें होने लगे, है ना, तो वही मेडिकल एडवर्स इवेंट्स है। तो 9 क्वेश्चन हो चुका है। देखिए अब देखिए भैया 3 पेज बचा है तो घबराइएगा मत। देखिए 17वां क्वेश्चन लास्ट। ओके, हाँ लगभग और 10-12 मिनट। अगला है को ट्रांसमिशन। डिफाइन द टर्म को ट्रांसमिशन, 10वां आंसर नंबर 10 जो हम देखेंगे, डिफाइन द को ट्रांसमिशन। ये क्या है, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन और को ट्रांसमिशन, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। को ट्रांसमिशन में क्या है, को ट्रांसमिशन डिफाइन एज द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल टारगेट सेल बाय 2 or more सबस्टांस रिलीज्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन इन रिस्पॉन्स टू सेम न्यूरोनल इवेंट्स। को ट्रांसमिशन को हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये कंट्रोल है सिंगल सेल
सिंगल सेल यानी टारगेट सेल, सिंगल सेल, जैसे कि यहाँ पे एक सेल्स है तो इसी का टारगेट है कुछ काम करने का। 2 और मोर सबस्टांस रिलीज, एक सेल से 2 या 2 से अधिक चीज़ें निकलेंगी फ्रॉम वन न्यूरॉन इन रिस्पॉन्स, किसके लिए? एक न्यूरॉन्स को कार्य कराने के लिए। देखो को ट्रांसमिशन एक नियंत्रण है सिंगल टारगेट सेल का, सिंगल यानी कि एक सेल के द्वारा नियंत्रण है, जिसमें से होता क्या है 2 या 2 से अधिक चीज़ें रिलीज़ होंगी, जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएगा, एंजाइम्स रिलीज़ हो जाएंगे, मतलब 2 से 2 अधिक चीज़ें रिलीज़ होंगी और वो एक न्यूरॉन्स पे प्रतिक्रिया देगा। सेम न्यूरोनल इवेंट्स दोनों मिलके मतलब सेम काम करेंगे एक न्यूरॉन्स पे, उसी को हम को ट्रांसमिशन कहते हैं। बात समझ आई आपको? जैसे यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे सेल्स है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, 2 या 2 से अधिक चीज़ें रिलीज़ होंगी और वो न्यूरॉन्स पे दोनों मिलके एक ही काम करेंगी, उसी को को ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। ओके, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। हाँ, जैसे कि लाइक पेन परसेप्शन, एक ही जगह पे पेन होने लगता है सेल्स के द्वारा अगर रिलीज़ कराया जाता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन, ये सब चीज़ें एंजाइम है, एंजाइम हार्मोन्स जो चीज़ें हैं जिसके वजह से दर्द होता है, तो वो एक ही जगह पे होता है, वहीं पे सेंस होता है ना, जब रिलीज़ होता है। मूड रेगुलेशन, ये सब चीज़ें, मोटर कंट्रोल, है ना, को ट्रांसमिशन। अगला टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर डिफाइन करना है और उसका क्लासिफिकेशन बताना है। तो न्यूरोट्रांसमीटर देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल मैसेंजर, यह एक रासायनिक संदेशवाहक है जो कि ट्रांसफ़र करते हैं या फिर ले जाते हैं एक नर्व से मैसेजेस को दूसरे नर्व तक। न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल मैसेंजर विच ट्रांसफर या कैरी द नर्व इम्पल्सेस वन नर्व टू अनदर नर्व, इट रिलीज्ड बाय न्यूरॉन टू साइनेप्स, ये न्यूरॉन्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं साइनेप्स में। साइनेप्स क्या होता है? 2 नर्व के बीच की दूरी होती है भैया, है ना, पढ़े हुए हैं यहीं पे देख, अगर पीछे जो है बना हुआ है नर्व, देख लीजिए, ये नर्व है, ये नर्व है, और ये बीच की जो दूरी है, गैप है, इसी को साइनेप्स बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर आप समझ चुके। एग्जांपल क्या है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, है ना। एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनलिन बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनलिन बोलते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इसका वर्गीकरण क्या है भाई, देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर बट कितने टाइप के होते हैं? दे आर 3 टाइप। फंक्शन के कार्य के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि 3 टाइप कौन कौन से हैं? एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, बोथ। एक्साइटेटरी यानी काम को बढ़ाने वाला, इनहिबिटरी यानी रोकने वाला, बोथ यानी कि दोनों काम करे, बढ़ाए भी घटाए भी। तो एग्जांपल क्या है एक्साइटेटरी? अब जैसे इसको लाइन भी आप लिख सकते हैं बढ़ाने के लिए, एक्साइटेटरी आर दोज टाइप न्यूरोट्रांसमीटर विच इंक्रीज द एक्शंस। ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना। उसके बाद है इनहिबिटर, सेरोटोनिन, डोपामिन, ग्लाइसिन, ये इनहिबिट करता है। आप कहेंगे डोपामिन तो हैप्पी हार्मोन है, ये कैसे फिर रोकने लगा? रोकता ही तो है, आपके शरीर में जो अनवांटेड चीज़ें उनको रोक देता है, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है डोपामिन, है ना। हाँ, बहुत एसिटिलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों जो है दोनों काम करते हैं, रोकने और बढ़ाने का काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ओके, तो आपने न्यूरोट्रांसमीटर समझ लिया, क्लासिफिकेशन समझ लिया। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां जो है कंपेयर द जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया। आपको जनरल और लोकल एनेस्थीसिया में कंपेयर करना है कि आखिर होता क्या है। देखिए इसमें क्या फीचर यानी कि क्या क्या दोनों में फीचर्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे। तो जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, साइट ऑफ एक्शन किस जगह पे ये यूज़ किया था। जनरल एनेस्थीसिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ किया था और लोकल एनेस्थीसिया जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ किया था। ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, आप जानते हैं। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, पेरिफेरल में उसके बाद जितने भी फैले पड़े हैं पूरे शरीर में नर्व वो आते हैं। एरिया ऑफ बॉडी इन्वॉल्व, बॉडी का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, मतलब जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे तो कौन से शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, होल बॉडी, पूरी शरीर पे। और लोकल एनेस्थीसिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जिस जगह पे लगाएंगे वहीं पे बस। कॉन्शियसनेस, चेतना का क्या हाल रहेगा अगर हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो जब जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे तो लॉस हो जाएगा, चेतना हम खो बैठेंगे, बेहोशी की हालत में रहेंगे। और लोकल एनेस्थीसिया अनअल्टर्ड, इसमें चेतना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो जैसे हो आप वैसे ही रहोगे, है ना। पुअर हेल्थ पेशेंट, जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिस व्यक्ति का, मरीज का, उसको क्या होगा देने पे ये दोनों।
तो जनरल एनेस्थीसिया रिस्की है और ये सेफ़र है लोकल एनेस्थीसिया। मेजर सर्जरी में क्या होगा, मेजर सर्जरी अगर करना रहे तो इन दोनों में कौन क्या रोल अदा करेंगे, तो जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर्ड, यानी कि इसको लगाया जा सकता है और लोकल एनेस्थीसिया नहीं। माइनर में जनरल एनेस्थीसिया नहीं लगाया जाएगा और लोकल एनेस्थीसिया में जो है माइनर में लगाया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका जो होता है, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, हाँ भैया, इसका कीटा एमीन आता है, ठीक है ना, और इसका जो है लीडोकैन, प्रोकैन, ये सब आते हैं। आप लिख दीजिएगा प्रॉपर, ऐसे एकदम चार्ट बना के लिखिएगा। मैंने छोटा छोटा लिखा, आप थोड़ा सा बढ़िया से लिखिएगा प्रॉपर, है ना। आंसर नंबर 13 में क्या है, डिफ्रेंशिएट MAO A एंड MAO B इनहिबिटर विद एग्जाम्पल। बहुत आसान सा है टॉपिक, लग रहा होगा कि क्या लिख दिया गया है ये भौकाल, बहुत आसान सा, अभी समझाते रहे, ये पूछ सकता है 2 नंबर में, आप जरूर याद रखिएगा। देखिए बात क्या है ना, यहाँ पे MAO समझ लीजिए, MAO मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, ASE आ गया जब वर्ड तो आप जानते हैं उसको हम लोग एंजाइम समझते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये एक ऐसा एंजाइम है ना भाई, शरीर में पाया जाता है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिग्रेडेट करने का काम करता है। आप कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर तो अच्छा काम करते हैं, एक मैसेज एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक मैसेज ले आते हैं, तो ले तो जाते हैं भैया, लेकिन हरदम मैसेज नहीं लेते जाते रहेंगे, शरीर पगला जाएगा, कामें करते करते हरदम परेशान हो जाएगा। तो उनको डिग्रेडेट करता है MAO एंजाइम जो होता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, A और B। तो इसमें इनहिबिटर आता है कि इनको रोकने वाला, जैसे अब ये हो सकता है ज़्यादा ख़त्म करने लगे न्यूरोट्रांसमीटर को, तो रोकना भी तो पड़ेगा। तो वही लिखा है MAOA और MAOB इनहिबिटर क्या होते हैं, इनमें अंतर बताइए। तो देख लीजिए भैया, समझ लीजिए फटाफट। ए क्लास ऑफ ड्रग दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ MAOA एंजाइम, एक ऐसी दवाई है जो MAO एंजाइम के कार्य को रोक देता है, और B वाला B के कार्य को रोक देगा, वही सेंटेंस है। और इसमें एग्जांपल देख लीजिए, अब एग्जांपल देखना था तो क्लोरगाइलिन इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल MAO इनहिबिटर। इरिवर्सिबल से क्या मतलब होता है, ये अगर एक बार पकड़ लिया ना एंजाइम को तो उनको छोड़ेगा ही नहीं, समझ रहे हैं बात को, उनको इनएक्टिव ही कर देगा, ख़त्म, मतलब एंजाइम को ख़त्म कर देगा, उसका केमिकल रिएक्शन चेंज करके उसका साइड। तो ऐसे इसमें क्या है, सेलेजिलिन, ये एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल MAOB का, ये छोड़ेगा नहीं ये भी। और यहीं पे देखिए रिवर्सिबल क्या है, जो छोड़ने वाला, जैसे 1 घंटे 2 घंटे तक काम करेगा, उसके बाद फिर रिलीज़ हो जाएगा और बाहर एक्सीट आउट हो जाएगा। तो मैकेलोबेमाइड ये रिवर्सिबल टाइप का, एक एग्जांपल याद रखिए आप, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल मत याद रखिए, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप फालतू, ठीक है। इसमें याद रखिए MAO इनहिबिटर में मैकेलोबेमाइड दिया जाता है और इसमें लेज़ाबेमाइड, मैकेलोबेमाइड और लेज़ाबेमाइड, ठीक है ना। ये है आंसर नंबर 14। इसमें क्या है दिया है भैया, वाई एट्रोपिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। कंट्राइंडिकेटेड का मतलब होता है निषेध। एट्रोपिन जो है क्यों निषेध है या फिर नहीं दिया जाता है ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है ना आँख से संबंधित, जो आँख होता है, आँख ऐसे आई बाल होता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे लेंस होता है, बस समझिए बातों को। यहाँ पे क्या होता है, बीच में खाली होता नहीं, खाली रहेगा तो पिचक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आंखें ख़त्म। तो इसमें लिक्विड फ्लूइड भरा रहता है, तो इस फ्लूइड का प्रेशर एकदम ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेंटेन रहता है, बट कभी कभी जो है प्रेशर ज़्यादा होने लगता है, तो यहाँ पे जो नर्व होता है ना, ऑप्टिक नर्व, ये डैमेज हो जाता है, तो दिखना कम होता है या फिर परमानेंट भी लॉस हो सकता है। तो वही ग्लूकोमा अगर किसी व्यक्ति को है तो एट्रोपिन क्यों नहीं देना है, तो यही लिखा है देखिए, द एट्रोपिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा बिकॉज इट रेज द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर देन द ग्लूकोमा इज़ मोर रिस्की फॉर इंडिविजुअल। एट्रोपिन जो है कंट्राइंडिकेटेड, निषेध है ग्लूकोमा में, क्योंकि यह जो है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी आँख के अंदर के प्रेशर को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा वाले पेशेंट को और रिस्क हो सकता है, उसका नर्व एकदम से डैमेज हो जाएगा। समझ आई बात ना। ग्लूकोमा में होता क्या है, ग्लूकोमा एक बीमारी है जिसमें आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे नर्व डैमेज हो जाता है और दिखना बंद होने लगता है। तो उसमें एट्रोपिन इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ने लगता है एट्रोपिन की वजह से और ज़्यादा। अगला क्वेश्चन क्या है, 15, 16, 17, 15, 16, 17 ख़त्म, यही चीज़ें हैं बस। तो देखिए 15 में क्या है, व्हाट आर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स। ये क्या है,
एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ये एक ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, दिस साइड इफेक्ट्स अकर्स ड्यू टू द यूज ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। यानी साइकोटिक यानी जो मतलब मेंटली डिस्टर्ब है व्यक्ति, सोच नहीं पा रहा है अच्छे से, उसका फंक्शनिंग नहीं हो रहा है पूरे शरीर में, नर्व अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, नर्वस सिस्टम, तो उस वो जो दवाइयाँ खाता है ना उसके वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसी को एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट बोल देते हैं। ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इन दिस टाइप साइड इफेक्ट सिम्टम्स कम्स लाइक, इसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं, जैसे ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर, ढेर सारे मूवमेंट डिसऑर्डर, यानी कि जो हम हिलते डुलते हैं, हरदम काम करते हैं, मेरा हाथ प्रॉपर काम कर रहा है तो मैं लिख पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, है ना, मेरे लिप्स प्रॉपर हिल मूव कर रहे हैं तो मैं बता पा रहा हूँ, जीभ मूव कर रहा है तो बता पा रहा हूँ, आपको बोल पा रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, तो मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाता है हिलने डुलने वाले संबंधी, जैसे कि अकेथीसिया, और दूसरा है ट्रेडियो डिस्कैंसिया काइनेसिया, ट्रेडियो डिस्काइनेसिया। इसमें क्या होता है, अकेथीसिया में रेस्टलेसनेस, यानी कि शरीर में जैसे लगेगा कि वो आराम हो ही नहीं रहा है, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है ऐसे ऐसे लगते रहेगा। सुसाइडल थॉट, उसे मरने के थॉट्स आएंगे। अनवांटेड मूवमेंट, शरीर में अनवांटेड मूवमेंट होगा, पूरा हिलना डुलना ऐसे फालतू। ट्रेडियो डिस्काइनेसिया में क्या होता है, कंटिन्यू आई ब्लिंकिंग, लगातार जो है आंखें जो फड़कती रहेंगी, और इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट, अनैच्छिक मूवमेंट शरीर में होगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है, किसकी वजह से होता है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन लेने की वजह से होता है, और इसमें ये सब दिक्कतें होती हैं, एकैथीसिया और ट्रेडियो डिस्काइनेसिया, है ना, याद रखिए। आंसर नंबर 16, बस करीब पहुंच चुके हैं आप, दिल्ली दूर नहीं है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पार्शियल एंड इनवर्स एगोनिस्ट विद एग्जाम्पल, पार्शियल और इनवर्स एगोनिस्ट ये बताना है आपको। आप एगोनिस्ट तो जानते हैं, एगोनिस्ट जो है ऐसे ड्रग या एजेंट होते हैं जो हमारे एंजाइम से जुड़ के उसके कार्य को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बस ये इसके टाइप्स हैं एगोनिस्ट के, तो बताना है कि ये आखिर हैं क्या, और इसकी एग्जांपल बता देना है। देखिए पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, दिस टाइप ड्रग और एजेंट बाइंड विद रिसेप्टर, ऐसी दवाइयाँ जो कि रिसेप्टर से जुड़ के उसे एक्टिवेट करें पार्शियली, आंशिक रूप से, पार्शियल है ना, आंशिक रूप से, बहुत कम मात्रा में, तो उसी को हम पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। दोज टाइप ड्रग और एजेंट बाइंड विद रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट्स पार्शियली, इसे एक्टिवेट करें लेकिन बहुत कम, पार्शियली, आंशिक थोड़ा सा, उसी को हम पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रामाडॉल, ब्यूटोफेरॉल, फेनॉल। ट्रामाडॉल आपने सुना होगा नाम, ये एक एनाल्जेसिक है जो कि जब ज़्यादा पेन उन रहता है, दिक्कत रहता है, तब दिया जाता है। ये ओपियाइड एनाल्जेसिक है, नशीली दवाई का बना होता है। इनवर्स एगोनिस्ट क्या है, इनवर्स का मतलब वो उल्टा एगोनिस्ट, दिस टाइप ड्रग और एजेंट बाइंड विद रिसेप्टर एंड इनहिबिट इट्स एक्टिविटी, ये जो है रिसेप्टर से बाइंड करेंगे लेकिन उसके कार्य को एकदम रोक देंगे, वो काम करना चाहता है ये रोक देंगे, इनवर्स उल्टा। तो इसमें क्या है, एट्रोपिन है। ओके डन। पार्शियल और इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल मतलब कम इफेक्ट देगा एंजाइम से जुड़ के, और इनवर्स यानी कि वो उससे जुड़ के उसके इफेक्ट को ही रोक देगा। अब देखिए थोड़ा सा 17वां क्वेश्चन थोड़ा सा है, एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। 17वां है, डिमॉन्स्ट्रेट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एड्रेनलिन डायग्रामेटिकली, मतलब डायग्राम की सहायता से आपको बताना है सिंथेसिस और स्टोरेज, सिंथेसिस यानी बनना, और स्टोरेज मतलब कहाँ पे वो स्टोर रहता है, रखा रहता है, और रिलीज़ कौन सी चीज़, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ये जानते रहिए इपिनेफ्रीन भी बोलते हैं इसी को, नेफ्रीन, ठीक है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बन रहा है एड्रेनलिन जो है, और उसका स्टोर कहाँ हो रहा है नर्व में, और वो मुक्त कहाँ पे हो रहा है, यही बताना है हमको डायग्राम बना के। तो देखिए डायग्राम बनाया गया है आपके लिए समझने के लिए। हाँ भैया देखिए इसमें जो है ये नर्व बनाया गया है जिसे प्री साइनेप्टिक नर्व बोलते हैं। प्री मतलब पहले का, साइनेप्स से पहले का प्री साइनेप्टिक नर्व, और साइनेप्स के बाद वाला पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, दो नर्व हैं। तो देखिए प्री साइनेप्टिक नर्व में एड्रेनलिन बनता है जिसे इपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, मैं अभी बताया था। तो देखिए टायरोसिन जो है इससे स्टार्ट होती है ये चीज़ें, टायरोसिन, ये इसके वजह से ये एल डोपा जिसे लेवाडोपा भी बोलते हैं ये बनता है, और ये जो है कैटालिस्ट की तरह काम करता है या प्रिकर्सर की तरह जो बढ़ाता है काम को, और डोपामीन बनाता है ना, और डोपामीन से बनता है डीए। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख दिया है डीए मतलब डोपामीन, वही बात हो रही है, डोपामीन, है ना। तो डीए बनता है, फिर यहाँ पे इंटर करता है डीए जो है यहाँ वैक्यूल्स में इंटर कर रहा है, वैक्यूल्स बोलते हैं ये, और इसमें फिर डोपामिन से नॉर इपिनेफ्रीन बन रहा है, फिर नॉर इपिनेफ्रीन से नॉर इपिनेफ्रीन बाहर निकल रहा है वैक्यूल से, और वेसिकल्स होता है, सॉरी भैया, सॉरी
वेसिकल्स होता है, मैं वैक्यूल्स बोल रहा हूँ। वैक्यूल्स तो सेल का पार्ट था जो रिक्तिका होता है, लेकिन ये वेसिकल्स है, वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, ठीक है ना। डोपामिन से नॉरेपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन से फिर वो वेसिकल से बाहर निकला और नॉरेपिनेफ्रिन से इपिनेफ्रिन बना। देखिए सिंथेसिस मैंने लिखा है इंडिकेट करके, इपिनेफ्रिन बन गया और इपिनेफ्रिन यहाँ पे देखिए स्टोर्ड हो गया, स्टोर्ड हो गया इपिनेफ्रिन ई। और फिर यहाँ पे देखिए ये वेसिकल्स जो है, यहाँ पे कैल्शियम आयंस वगैरह, ये न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन हम बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में समझा देंगे आपको, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं समझने का। कैल्शियम आयन वगैरह की वजह से एक्टिवेट होता है और स्टिमुलेट होता है और यहाँ से फिर रिलीज़ होता है एपिनेफ्रिन। देखिए कहाँ पे रिलीज़ होगा, साइनेप्स में। तो ये आपने डायग्राम की सहायता से ये चीज़ें दिखा दिया, रिलीज, स्टोरेज और सिंथेसिस। और यहाँ पे ये मैंने ले गया, फिर यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए MAO अभी हमने समझाया था, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, ये डिसइंटीग्रेट करता है या एलिमिनेट कर देता है या टर्मिनेट कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर को, ये इनएक्टिव कर देगा और यहाँ पे फिर ये फिर से यहाँ पे बनना फिर शुरू होगा, फिर आएंगे, फिर स्टोर होंगे, फिर होंगे काम। समझ आ रहे हैं बात। तो यही है डायग्रामेटिकली आपका एड्रेनलिन का जो है सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज़। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसको और पूरा देखा होगा। तो अगर आप पूरा यहाँ तक देखें हैं तो धन्यवाद। तो एक आप कमेंट ज़रूर करिए कमेंट सेक्शन में, और ये पूरा वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगा पेपर के दृष्टिकोण से और नॉलेज के भी पर्पज़ से, क्योंकि मैंने चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ही बताया, तभी तो समय लग गया। सॉरी उसके लिए, क्या कर सकते हैं, नहीं बताएंगे तो रट्टा वाला नहीं सिस्टम है भैया, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, है ना। तो ठीक है, अपने प्यारे से चैनल पीसी फार्मा को सपोर्ट करते रहिए, फार्मासिस्ट चंदन जी के साथ बने रहिए, ठीक है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और 15 अगस्त आ रहा है तो आप लोग अपने देश हित के बारे में थोड़ा सा सोचिए, ये सब चीज़ें हम लोग युवा हैं तो हम ही लोग सोचेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और हाँ, शेयर करिए, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता रहे हमें, है ना, गजब का मोटिवेशन। चलिए बाय बाय।